अभी तो सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना मेरा? तो देखो, ऑसिलेशन तो हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो देखिए, लास्ट का एक न्यूमेरिकल बाकी है, वो कंप्लीट करते हैं और एक नए चैप्टर के ऊपर, राइट, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले वो जो लास्ट वाला जो एक पार्ट बचा था, राइट, एक न्यूमेरिकल है, वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक नया सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तो देखो, ये वाला बचा था लास्ट वाला 23 क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a piston that can perform vertical, right, that can perform a vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. Okay, during vibration we don't want the block to leave the contact with the piston. Okay, how much maximum frequency is possible if the amplitude of the vibration is restricted to 25 centimeter? In this case, how much is the energy per unit mass, right? तो मेरे को तो मुझे दो चीज यहाँ पे निकालना है। एक तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, राइट, उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा। इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक, राइट। तो देखो, इस केस में क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोगों ने क्या बोला है। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को क्या दिया, एक तो एम्पलीट्यूड हम लोग को दिया था, दैट इज 25 सेंटीमीटर दिया है। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर के साथ वो, राइट, ऑसिलेट करेगा और उसको ही हम लोग, राइट, तो 25 सेंटीमीटर हम लोग लिखते हैं। अभी देखो, उन लोगों ने हम लोग को क्या बोला है, मतलब एक पिस्टन है और एक पिस्टन के ऊपर उन्होंने क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है, राइट। एक पिस्टन है और एक पिस्टन के ऊपर उन्होंने क्या रखा है, ब्लॉक रखा है ऑफ मास m के। और ये जो है, ये ब्लॉक जो है वर्टिकल मोशन में, राइट, अप एंड डाउन, मतलब ऑसिलेट करता है। ये पिस्टन क्या कराता है, उसको ऑसिलेट कराता है, राइट। तो मतलब ये ब्लॉक जो है, यही ब्लॉक ऐसे ही ऊपर आएगा, राइट। और ये सपोज ये मीन पोजीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट, और इसका मास m है, राइट। और यहाँ पे राइट, सपोज यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये जो है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाता है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो ये मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन पे हम लोग को पता है x इजिकल टू कितना रहता है, 0 रहता है। यहाँ पे x इजिकल टू कितना रहता है, प्लस a रहेगा, और यहाँ पे x इजिकल टू कितना रहेगा, माइनस a रहेगा, राइट। तो इसके साथ वो ऑसिलेट करता है, राइट। ये मीन पोजीशन एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है या नेगेटिव एक्सट्रीम है, राइट। तो राइट, तो देखेंगे कि हम लोग मीन पोजीशन पे जब रहता है तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगते हैं। तो मीन पोजीशन पे फोर्सेस हम लोग को पता है mg, और ऊपर जो लगेगा ये, राइट, ये पिस्टन के ऊपर है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, राइट। तो मतलब मीन पोजीशन पे, जब ये मीन पोजीशन पे इस पे दो फोर्सेस लग रहा है mg, राइट, और ये वाइब्रेट कर रहा होगा एम्पलीट्यूड, कितने एम्पलीट्यूड के साथ, एम्पलीट्यूड भी दिया है 25 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, राइट। तो लोग बोल रहे हैं वाइब्रेट ऐसे करना चाहिए कि ये पिस्टन, ये जो पिस्टन है, पिस्टन के साथ कनेक्टेड है, उससे कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, उससे कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, राइट। देखो, हम लोग ने ये जो है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है एसएचएम कर रहा है। तो जब भी कोई भी एसएचएम करता है, राइट, तो यहाँ पे, राइट, मीन पोजीशन पे हम लोग को पता है वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना रहता है, 0। तो इस ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, मतलब ये क्या करेगा, एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। एक्सेलरेशन 0 है, एट मीन पोजीशन जो एक्सेलरेशन 0 रहता है। और हम लोग को पता है एट मीन पोजीशन, देखोगे ध्यान से देखना, एट मीन पोजीशन क्या होगा, n इजिकल टू एम जी होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन जो है 0 होता है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन एट एट पॉजिटिव एक्सट्रीम देखोगे तो एक्सेलरेशन जो रहता है वो 0 नहीं रहता है। पॉजिटिव एक्सट्रीम जो है, यहाँ पे एम जी एक्ट होगा, और ये जो है
ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो एक्ट ही होगा, लेकिन ये एक्सेलरेट करेगा, राइट। कहाँ पे एक्सेलरेट करेगा, हम लोग को पता है कि उसका एक्सेलरेशन, राइट। हम रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मीन पोजीशन से कहाँ पे डिस्प्लेस किया, ऊपर, तो मतलब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम लोग ए आर से नोट करेंगे। इससे नोट करेंगे, ए आर से नोट करेंगे। तो एट, राइट, तो एट मीन पोजीशन हम लोग ने देखा, अभी एट पॉजिटिव एक्सट्रीम देखोगे तो तुम्हें क्या मिलता है कि ये अभी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन लगेगा, और वो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब पहले इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, राइट। तो समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है, ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो कौन से फोर्सेस, देखो, जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है उसको पॉजिटिव ट्रीट करता है, तो मतलब यहाँ पे ये mg आएगा, और ये फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस n विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा, राइट। और इस इक्वेशन को नॉर्मल रिएक्शन मेरे को चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन वहां पे भेजूंगा तो mg माइनस एम ए आर मिलता है, राइट। और एक्सेलरेशन, ये जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जो एक्सेलरेशन होता है, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, एट पॉजिटिव एक्सट्रीम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच, राइट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो राइट, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस आएगा, राइट, राइट। माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, राइट। तो मतलब ए आर की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मतलब एन इजिकल टू मेरे को क्या मिलेगा, एम जी माइनस एन। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मेरे को क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर ए, राइट। क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम है, राइट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे देखोगे, एट पॉजिटिव एक्सट्रीम एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन मेरे को क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड ए रहता है, और नेगेटिव एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस, एम्पलीट्यूड माइनस रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को क्या मिलता है, राइट, क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, राइट। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अभी हम लोग देखो कंडीशन क्या है, देखो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे को फाइंड आउट करना है, राइट, राइट। तो मैंने लगता है हम लोग इसको कितने ऑसिलेशन, मतलब कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर सकते हैं, देखो एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर सकते हैं, क्यों, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, ये जो है, ये ब्लॉक जो है पिस्टन के साथ कांटेक्ट लूज कर देता है, मतलब पिस्टन के साथ क्या कर देता है, कांटेक्ट लूज कर देता है, तो मतलब, राइट, मतलब वो नहीं होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी तुम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या करेगा, कि बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ब्लॉक जो है पिस्टन के साथ कांटेक्ट लूज कर देगा, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना नहीं चाहिए, वहां तक हम लोग फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वही हम लोग का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे को कब मिलेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी व्हेन नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब उससे, मतलब फ्रीक्वेंसी उससे कम रख सकते हैं, उतना नहीं तो उससे उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा रखोगे, उससे नहीं तो उससे ज्यादा रखोगे तो तुम लोग का नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, और वो पिस्टन के साथ कांटेक्ट लूज कर देगा। तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग ने फाइंड आउट किया, ये माइनस, ओके, ये माइनस हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर, ओके, ये हम लोग ने देखा, राइट। चलो, तो अभी, राइट, तो एन, तो यहाँ पे एन इजिकल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर ए, और हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो मतलब इसको मैं एम जी इजिकल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, एम एम वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे को ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस इस तरफ लेके जाता हूँ, जी बाई ए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने जी का वैल्यू कुछ लेने बोला है क्या, एक जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 जी का वैल्यू हम लोग ने 10 लेने बोला है, तो मतलब जी का वैल्यू 10 ले लो, और एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं 25, राइट, सेंटीमीटर, 10⁻², 10⁻² ऊपर गया तो क्या बचता है, 100। ओके, और ये क्या मिलेगा मेरे को, राइट,
25 वन जा 25, 4 जा 10, 4 जा 40, ये ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। और मेरे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई स्क्वायर, मतलब 2 टू द 4 पाई स्क्वायर, और ये एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 40। और मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। अभी देखो 4 वन जा 4, ये हो जाएगा राइट, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है, और 10 पाई स्क्वायर का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना लेने बोला हम लोग ने 10, तो यहाँ पे 10 लूंगा तो 10 10 आंसर 1 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी मेरे को कितना मिलेगा 1 हर्ट्ज, तो मेरा आंसर कितना है 1 हर्ट्ज। मतलब इतना तुम राइट, इससे मतलब इतना फ्रीक्वेंसी, सिर्फ इतना ही फ्रीक्वेंसी रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, इतना नहीं तो इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, राइट, जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे, इतना नहीं तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, ब्लॉक जो है पिस्टन के साथ कांटेक्ट लूज कर देगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना का मतलब क्या, मतलब ब्लॉक में राइट, नॉर्मल रिएक्शन कब तक मिलता है तुम लोग को, जब तक तुम लोग किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो, तब तक ही तुम लोग को नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। कांटेक्ट लूज हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये तुम लोग का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना रख सकते हैं, हम लोग 1 हर्ट्ज रख सकते हैं। ओके, ये हम लोग का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ तक सबको समझा, यहाँ तक इसको कुछ डाउट है, रिप्लाई करेंगे सब लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, नो डाउट, ओके। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन देखो, वो भूल जाओ, ये नेगेटिव साइन मैंने डिस्कार्ड किया, क्यों, क्योंकि हम लोग को मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना, तो ये नेगेटिव साइन का राइट, नेगेटिव साइन नहीं लोगे तो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट, वो नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव साइन अगर डिस्कार्ड, हम लोग को डिस्कार्ड करना है। ओके, इसमें और एक चीज हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था, राइट, दो दो चीजें हम लोग को फाइंड आउट करनी बोली थी। फर्स्ट तो how much maximum frequency is possible if the amplitude of vibration is restricted to 25। एम्पलीट्यूड इतना ही रखना है, लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ा नहीं सकते एक पर्टिकुलर लेवल तक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है, तब तक जब तक नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होता तब तक ही तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। और वो हम लोग को कितना मिलता है 1 हर्ट्ज, राइट, हम लोग ने फाइंड आउट किया। और एक चीज हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है, दैट इज find the energy per unit mass of the block। so energy per unit mass of the block, right, so energy per unit mass of the block। सेकंड और एक चीज हम लोग को निकालने बोला है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। तो एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक, तो हम लोग को पता है कि एनर्जी का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन मेरे को एनर्जी पर यूनिट मास, तुम पर यूनिट मास चाहिए, कुछ नहीं, यहाँ से क्या करोगे, मास से मास को डिवाइड करोगे, तो मास इस तरफ लेके आऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और देखो राइट, यहाँ पे ओमेगा का तो क्या 2 टू द 4 पाई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, राइट, एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, राइट, ए स्क्वायर फ्रीक्वेंसी तो हम लोग के पास है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है, राइट, वन ही लेंगे। तो ये 2 वन जा 2 टू द 4, मतलब 2 इंटू पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेने बोला है, और फ्रीक्वेंसी 1 है, और एम्पलीट्यूड कितना है 25 इंटू 10⁻², राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 25 टू द 50, और एक जीरो गया और एक -1 बचेगा, तो इंटू 10⁻⁻1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5। तो मतलब मेरे को राइट ई बाई एम कितना मिला, जूल पर केजी, क्योंकि एनर्जी राइट, टोटल एनर्जी पर यूनिट केजी, राइट, केजी में मिलेगा, पर यूनिट मास है इसलिए, तो ये हम लोग का क्या है, यूनिट रहेगा, राइट, मतलब वैल्यू है। आंसर कितना आएगा, 1.25 आ रहा है, 1.25 क्यों आ रहा है,
2 स्क्वायर, हाँ एक चीज हम लोग ने गलत किया, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर नहीं लिया ना हम लोग ने, स्क्वायर नहीं लिया, एक सेकेंड, स्क्वायर नहीं लिया। तो ए स्क्वायर है ना, 25 का कितना होता है, 625 होगा ना। चलेगा, मैं फिर से करता हूँ। तो देखो 2 इंटू 5 स्क्वायर और एच स्क्वायर, एच राइट, एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर हम लोग को तो 2 का वैल्यू 10 है और फ्रीक्वेंसी 1 है, और ये 25 है, 625 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर, राइट। तो ये हम लोग को कितना मिलेगा अभी, 20, मतलब ये 0 तो ये -3 हो जाता है, तो 625 टू द, तो 625 राइट, तो 1200 मतलब 250 इंटू 10⁻³ मतलब ये कितना मिलता है मेरे को, 1.25 जूल पर पॉइंट शिफ्ट का 1 पर जूल पर केजी। तो मतलब मेरे को एनर्जी पर यूनिट मास मिल गया, ये हम लोग को दिया हुआ है। ओके ओके, तो समझा ये सबको, इसमें किसको कुछ डाउट है? हेलो, रिप्लाई करो। ओके ओके, चलेगा। तो देखो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट चैप्टर इज ओके। तो एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो मेन चैप्टर्स है वो पहले मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो अच्छा रहेगा, जो बड़े बड़े चैप्टर है वो पहले हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ऑलरेडी, ये चैप्टर तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड में था, तो ऑलरेडी जो है बेसिक, जैसे कि ओम्स लॉ तुम लोग को पता रहेगा, करंट करंट राइट, करंट का फॉर्मूला, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट, ये नॉर्मल चीजें तो पता रहेगी, राइट। तो तभी भी मैं एक थोड़ा राइट शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका डेफिनेशन और सब मैं बता दूंगा, राइट। तो देखो देखो पहले करंट को, इसमें जो इस चैप्टर में जो चाहिए वो मैं बता दूंगा, मतलब प्री रेजिक्वेट जो चाहिए, राइट, वो मैं बता दूंगा। तो पहले करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो व्हाट इज करंट, कोई तो मेरे को बताएगा करंट, करंट क्या होता है, करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज करंट, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, व्हाट इज करंट। करंट को डिफाइन करो। अरे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और ओके देखो करंट को, तो करंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, राइट, फ्लो ऑफ, मतलब इसका डेफिनेशन मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया
of a conductor, right, conductor in a unit time। तो इसका मतलब क्या होता है देखो, right? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली एक कंडक्टर मैंने लिया, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का राइट, इसको इस कंडक्टर के राइट इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में, राइट, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसको यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, राइट, तो मतलब करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q अपॉन T, राइट। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब यहाँ से, राइट, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में, राइट, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है। सपोज यहाँ से चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। सपोज 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट। इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तब मैं बोलूंगा मेरा करंट का वैल्यू कितना होता है, 1 एम्पियर। कितना होता है, 1 एम्पियर। और इसका यूनिट क्या रहता है, एम्पियर से हम लोग डिनोट करते हैं 1 एम्पियर, राइट। इसलिए करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, Q/T होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में राइट, इस क्रॉस सेक्शनल यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना, राइट, कितना चार्ज फ्लो होता है, राइट, चार्ज फ्लो होता है, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ करंट। अगर राइट यूनिट सेकंड में ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, यूनिट सेकंड में 1 सेकंड में ही ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, सपोज 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम लोग करंट का वैल्यू कितना बोलेंगे, 2 एम्पियर। अगर 1 सेकंड में 3 कूलम फ्लो हो रहा है तो 3 एम्पियर, 4 कूलम फ्लो हो रहा है तो 4 एम्पियर। मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उतना मेरे को ज्यादा करंट मिलेगा, राइट। तो मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, दैट विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, दैट विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो करंट का ये फॉर्मूला है, याद रखना, राइट। और इसका यूनिट जो है एम्पियर होता है, और इट इज ए कौन सा क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, करंट का तो डायरेक्शन भी होता है, तो उन्होंने पढ़ा रहेगा करंट, राइट, करंट हैव डायरेक्शन, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और उसके पास मैग्नीट्यूड वैल्यू तो होता ही है, तो मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। फिर भी ये करंट जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, कोई बताएगा करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, राइट, व्हाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, राइट, ऑल्दो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट, दोनों है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी उसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलता है। रिप्लाई करो, राइट, सब लोग रिप्लाई करेंगे। वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, ओके, देखो, ओके, क्यों होता है, बिकॉज ने बताया, मे बी बिकॉज वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इट हैज नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, देखो करंट के पास डायरेक्शन होता है, राइट, देखो, क्योंकि उसका एक रीजन है, इट डज नॉट फॉलो,
फॉलो वेक्टर रूल। देखो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो तीन चीज, उनके पास डायरेक्शन तो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, प्लस वो वेक्टर रूल्स भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर रूल्स, वेक्टर्स के कौन से, पैरेललोग्राम लॉ तुम लोगों ने पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ, राइट, पॉलीगॉन लॉ, ये सब, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब पढ़ा था कि नहीं, राइट। इसमें क्या, जो वेक्टर क्वांटिटी रहते हैं ये सब रूल फॉलो करते हैं, वेक्टर रूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन करंट क्या होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी, लेकिन वो वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता, राइट। वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता, इसका मतलब क्या है, देखो, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये करंट है, राइट, और इस करंट का वैल्यू जो है, सपोज यहाँ से I इजिकल टू 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट, और यहाँ से वायर है, और यहाँ पे एक वायर है, राइट, ओके, राइट। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होके, तो यहाँ पे करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ये मेन करंट है, ये I1 है, और यहाँ पे करंट क्या हो गया, I2, तो मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, I1 सपोज 3 एम्पियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, राइट, ओके, राइट। तो करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, राइट, करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रूल, राइट, वेक्टर रूल के हिसाब से, वेक्टर रूल्स के हिसाब से जब दो वेक्टर, राइट, मतलब ये कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, अगर तीन वेक्टर को मैं ऐड करूंगा, राइट, सबको मैं ऐड करूंगा, तो नेट करंट मेरे को क्या मिलना चाहिए, नेट करंट वेक्टर्स में A प्लस B प्लस C, राइट, टोटल करंट, राइट, तीनों का एडिशन जो है करंट का, राइट, तीनों का जो करंट का जो एडिशन है, राइट, मतलब इसको ऐसे समझो, रुको मैं बताता हूँ, रुको ऐसे रखो, एक सेकंड, ऐसे देखो, उल्टा देखो, एक सेकंड, सपोज ये करंट जो है ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके, और ये करंट ऐसे, राइट, तो यहाँ पे एक II 2 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ पे I2 3 एम्पियर करंट आ रहा है, ओके, और यहाँ पे जो करंट, ये दोनों करंट ऐड हो रहा है, तो इस वायर से करंट 3 एम्पियर, इस वायर से करंट कितना, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे I3 कितना हो रहा है, 5 एम्पियर हो रहा है, राइट, ऐसे हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइट रूल, मतलब वेक्टर रूल क्या बोलता है, नेट करंट, राइट, ये अगर ये वेक्टर होता, राइट, तो ये, राइट, ये राइट हैंड साइड जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, राइट, तो ये करंट को हम लोग को क्या लेना पड़ता है, पॉजिटिव लेना पड़ता है, ये करंट को क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है, और इन दोनों को ऐड करता है, इन दोनों का एडिशन करता अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन होता, तो ये करंट मेरे को कितना मिलना चाहिए था, राइट, ये करंट मेरे को कितना मिलना चाहिए था, 3, और ये -2, तो मतलब ये यहाँ पे कितना मिलना चाहिए था, 1 एम्पियर में। लेकिन करंट हमेशा कभी भी ऐड होते हैं, राइट, करंट हमेशा कभी भी, राइट, ऐड होंगे तो, राइट, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो हमेशा ऐड होंगे, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए नेट करंट हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस ही, मतलब ऐड होते जाएगा वो, राइट, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए नेट करंट यहाँ पे, तो नेट करंट यहाँ पे कितना मिलेगा, तो नेट करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू, कितना मिलेगा, I1 का वैल्यू कितना है, दैट इज ये I3 है, नेट करंट ये कितना है, I1 का वैल्यू 2, और मतलब I3 कितना मिलेगा, 5 एम्पियर मिलेगा। इस तरीके से ये वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता। अगर ये वेक्टर रूल फॉलो करता तो ये अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, राइट, ये राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव लेना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रैवल कर रहा है तो नेगेटिव, और दोनों को ऐड करूंगा तो 3 - 2 कितना मिलता है, 1 एम्पियर, और मेरे को कितना मिलना चाहिए था, I3 कितना मिलना चाहिए था, 1 एम्पियर, लेकिन ये 1 एम्पियर नहीं मिल रहा है, 1 एम्पियर नहीं मिल रहा है, 3 एम्पियर, मतलब दोनों करंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इस तरीके से ये वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ओके, याद रखना, समझे, राइट, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो, डायरेक्शन होता है करंट में, देखो करंट में डायरेक्शन होता है, राइट, करंट तो ट्रैवल कर रहा है,
करंट का डायरेक्शन मैं बताता हूँ, देखो सपोज तो एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर से मैंने क्या कनेक्ट किया, एक राइट एक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कनेक्ट किया V, राइट ये फर्स्ट एंड ऑफ द कंडक्टर, ये सेकेंड है, राइट तो ये एक एंड है, राइट कंडक्टर जो है एक एंड से हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दूसरे एंड से लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, राइट एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, राइट उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, राइट इस वायर के अक्रॉस क्या होता है, करंट फ्लो होता है। देखो कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना, करंट क्यों फ्लो होता है, राइट करंट ऑलवेज फ्लो डायरेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ राइट इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके राइट क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ राइट रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइक लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं कंडक्टर में। तो क्या होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस में डेवलप करता हो, राइट तो क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव एंड जो है सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट क्यों, इनके ऊपर फोर्स लगा रहे पॉजिटिव टर्म, राइट पॉजिटिव राइट पोटेंशियल जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट इस इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जो फ्लो होता है, राइट उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखो, कोई नहीं पूछा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लेकिन करंट फ्लो का डायरेक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट रहता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये याद रखना, ओके करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ओके राइट। अभी ये जो है, ये तुम लोगों ने देखा अभी ओम्स लॉ, राइट ओम्स लॉ तो तुम लोग को पता है, राइट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अभी हम लोग क्या लेते हैं, V इक्वल टू IR, राइट ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है। अभी देखो राइट कीपिंग द अदर पैरामीटर कांस्टेंट, दैट इज टेंपरेचर, डेंसिटी, वो सब हम लोग राइट कांस्टेंट रखते हैं, ओके। अभी ये ओम्स लॉ हम लोग जो यूज करते हैं, राइट वो सिंपल सर्किट के लिए यूज करते हैं। दो टाइप के सर्किट रहते हैं। अभी ये सर्किट क्या होता है, सर्किट इज नथिंग बट राइट सर्किट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंसिस्टिंग ऑफ राइट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, राइट पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस कंसिडर पोटेंशियल डिफरेंस जो कंसिस्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। अब ये सिंपल सर्किट क्या होता है, सिंपल सर्किट जो होता है जिसमें सिर्फ क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेंगे और क्या रहेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, एक सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सर्किट बोलते हैं, राइट इसको। और ये V है, राइट नहीं तो इसको E से भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सर्किट। कंसिस्ट ऑफ वन राइट वन बैटरी, एक सिंगल बैटरी रहेगा, राइट एक सिंगल बैटरी भी रहेगा, नहीं तो इसको हम लोग EMF भी बोलेंगे, राइट ओके। एक सिंगल बैटरी कंसिस्ट करेगा और एक EMF, राइट ओके। तो ये सिंपल सर्किट को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग इजीली किससे सॉल्व कर सकते हैं, बाय ओम्स लॉ, राइट इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इसका वैल्यू 10 ओम है, इसका वैल्यू 10 ओम है, इसका वैल्यू 10 ओम है, राइट ये ओम्स में है, और इसका वैल्यू सपोज कितना है, 20 है, राइट। और इसमें जो करंट, तो किसने पूछा फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, राइट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मतलब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 + 10 + 10 30, राइट। और इसको हम लोग ने एक बैटरी फिर से वही कनेक्ट किया और उसका वैल्यू जो है कितना दिया, 20, और वही हम लोग को करंट I फाइंड आउट करना है।
तो हम लोग को बाय पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पोटेंशियल मतलब ई, टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी दैट इज ई है अपॉन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है राइट, तो 20/30, तो मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है 2/3 एम्पियर। तो इजीली हम लोग ये ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कोई भी सिंपल सर्किट है उसको हम लोग ओम्स लॉ से हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम जब आता है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करते हैं। कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 EMF, एक से ज्यादा ईएमएफ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को राइट कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं, जैसे कि ये है, तो इस सर्किट सपोज ये E1 है, ये E2 है, ठीक है, R1 R2 R3 राइट, तो इस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट राइट। और ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ओके राइट। और इस सर्किट को हम लोग डायरेक्टली ओम्स लॉ से राइट, ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते राइट, सॉल्व बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा राइट, तो हमें देखो, तो हमें हम लोग को तो हमें यहाँ पे तो एक दूसरा लॉ यूज करना पड़ेगा जो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसको तुम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ राइट। किरचॉफ्स लॉ, दो किरचॉफ लॉ है, एक तो करंट लॉ है, एक वोल्टेज लॉ है, तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस सर्किट कैन बी सॉल्व बाय राइट, कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी सॉल्व बाय कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ राइट। तो दो लॉ है किरचॉफ के, एक तो करंट लॉ, एक वोल्टेज लॉ है, तो उसको फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बोलते हैं राइट। तो यहाँ तक सबको समझा, यहाँ तक जिसको भी कुछ डाउट है रिप्लाई करेंगे सब लोग, यहाँ तक किसको भी कुछ डाउट है सब लोग रिप्लाई करो। एक सेकंड ना, ओके ओके। तो देखो देखो तो तो अभी कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ने से पहले हम लोग को भाई तीन चीजें पता रहनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये जो सर्किट होता है राइट, ये जो सर्किट है इसमें जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है और ब्रांच क्या होता है। तो मैं इसको डिफाइन करूंगा, तो एक एक इसको डिफाइन करूंगा, ध्यान से देखना। पहले इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो पहले से हम डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन तुम्हें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है जंक्शन, अभी ये जंक्शन क्या होता है, right? इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट
It is a point in the electrical circuit where current divides, जहाँ पे करंट क्या होता है, डिवाइड, राइट, करंट जो है वो डिवाइड होता है, ओके, राइट। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, और इट इज a point at which more than two lines meet each other. दो से ज्यादा लाइन जहाँ पे आके मीट करते हो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कितने लाइन आके मीट कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, दो से ज्यादा लाइन आके मीट कर रहे हैं, तो ये क्या है, मेरा जंक्शन है। ये पॉइंट देखोगे यहाँ पे कितने लाइन आके मीट कर रहे हैं, एक और दो ही लाइन आके मीट कर रहे हैं, दो से ज्यादा होना चाहिए, दो ही है, तो ये जंक्शन है क्या, नहीं। ये जंक्शन है क्या, नहीं। ये जंक्शन है क्या, हाँ, क्योंकि एक दो तीन लाइन आके मीट कर रहे हैं, दो से ज्यादा है तो जंक्शन है। तो मतलब नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स अ पॉइंट एट विच करंट डिवाइड्स, करंट जहाँ पे डिवाइड होता हो। कैसे, ये राइट, एक ईएमएफ है तो यहाँ से कौन सा करंट फ्लो होगा, I1, एक ईएमएफ है यहाँ से, राइट, यहाँ से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2, राइट। तो मतलब देखो I1 और I2 दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे मेरे को कौन सा करंट मिलेगा, I3 मिलेगा, राइट। तो यहाँ से ही करंट क्या हो रहा है, राइट, डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, तीसरे ब्रांच में जाना चाहिए, राइट, ऐड होके तीसरे ब्रांच में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे I1 और I2 दोनों ऐड होके तीसरा ब्रांच, राइट, तीसरे ब्रांच में जा रहा है I3 करंट। तो इस तरीके से इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। ये भी कौन सा पॉइंट है, जंक्शन है, राइट। ओके, इस तरीके से इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने जंक्शन है, दो जंक्शन है। तो वी कैन से पॉइंट A एंड D आर जंक्शन, ओके। तो यहाँ पे इस सर्किट में दो जंक्शन है, पॉइंट A एंड D आर जंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग को जंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए। कितने भी कोई भी सर्किट में जंक्शन कितना है वो पहचानना आना चाहिए, राइट, वो पहचानना हमें आना चाहिए, ओके। अभी सेकंड जो है वो है ब्रांच। अभी ब्रांच क्या होता है, राइट, इट इज a वायर कंडक्टर, वायर बोल सकते हैं, तो कंडक्टर, राइट, इट इज ए वायर कंडक्टर between two consecutive junctions, राइट, इट इज ए वायर कंडक्टर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जंक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो ये दो जंक्शन है, राइट, कोई भी दो जंक्शन के बीच में जो वायर रहेगा, राइट, AD, नहीं तो ये जंक्शन, राइट, इनके बीच में और कौन सा वायर है, ये भी तो एक वायर है, ABCD, ओके, राइट, और ये भी एक वायर है AD के, ये दोनों जंक्शन के बीच में और कौन सा वायर है, AFED। मतलब इस सर्किट में कितने ब्रांचेस है, तीन ब्रांचेस है, एक तो AD है, एक तो ABCD है, और एक तीसरा ब्रांच कौन सा, AFED है, राइट। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच इट इज अ लाइन, राइट, इट इज ए लाइन, वायर और कंडक्टर, राइट, इट इज ए लाइन भी बोल सकते हैं, वायर और कंडक्टर, राइट, और कंडक्टर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जंक्शन, दो जंक्शन के बीच में जो वायर रहेगा, जो राइट कंडक्टर रहेगा, नहीं तो लाइन रहेगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रांच। तो इस केस में कितने ब्रांचेस है, एक तो फर्स्ट ब्रांच जो है, राइट, तो लाइन, तो AD एक ब्रांच है, दूसरा कौन सा ब्रांच है, ABCD, राइट, तो ABCD एक ब्रांच है, और तीसरा ब्रांच कौन सा है, AFED, ओके, राइट। तो इस सर्किट में कितने ब्रांचेस है, तीन ब्रांचेस है। और ब्रांच का देखो खासियत क्या है, राइट, तो जितने सर्किट में ब्रांचेस रहेंगे उतने डिफरेंट टाइप ऑफ करंट फ्लो होंगे, राइट। सो राइट, सो नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू नंबर ऑफ करंट flowing through the circuit,
तो यहाँ पे देखो, क्योंकि जितने ब्रांच करें, क्योंकि पूरे एक पर्टिकुलर ब्रांच में, राइट, एक ब्रांच में सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो सकता है, राइट, एक ही वैल्यू वाला करंट फ्लो हो सकता है। फॉर एग्जांपल एबीसीडी में ले लो, इसमें यहाँ पे अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है तो पूरे ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो होगा? I1 ही फ्लो होगा। मतलब ये ब्रांच यहाँ से स्टार्ट होता है, जब यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा करंट फ्लो होगा? I1 ही फ्लो होगा। मतलब पूरे एक ब्रांच में सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो सकता है। और एडी ब्रांच में अगर I3 फ्लो हो रहा है तो पूरा ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो होगा? I3 करंट ही फ्लो होगा, राइट। और AFED में अगर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरे ब्रांच में यहाँ से लेके ये I2 है, यहाँ से I2 ये पूरे ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो होगा? I2 करंट ही फ्लो होगा। मतलब जितने ब्रांचेस रहेंगे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ करंट मिलेंगे। इसमें कितने ब्रांच है? 3 ब्रांच है, तो 3 करंट देखो, I1 I2 I3, 3 करंट मेरे को मिल रहे हैं। इस तरीके से जितने ब्रांचेस रहेंगे उतने मेरे को करंट मिलेंगे, राइट। और इन्हें राइट इन सिंगल ब्रांच वन टाइप ऑफ करंट फ्लोस, राइट इन ए ब्रांच current flowing throughout the branch is सेम। वो क्या रहता है? सेम रहता है, वो चेंज नहीं, वो डिफरेंट नहीं रहता है। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I2 करंट फ्लो होगा। ऐसे होगा क्या? पूरे ब्रांच में I1 है तो पूरे ब्रांच में I1 ही फ्लो होगा। इस ब्रांच में I2 है तो I2 ही फ्लो होगा। इस ब्रांच में अगर I3 है तो कौन सा करंट फ्लो होगा? I3 ही फ्लो होगा, राइट। एक ब्रांच में सिर्फ एक ही करंट, एक ही टाइप का करंट फ्लो हो सकता है, याद रखना, राइट। तो ये समझा सबको? ब्रांच सबको समझा? इसमें किसको कुछ डाउट है? हेलो, रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, बाकी सब ठीक है। तो देखो, लास्ट वाला एक डेफिनेशन बचता है। हम लोग ने जंक्शन देखा, जंक्शन हम लोग ने देखा, और थर्ड वाला जो है लास्ट डेफिनेशन, दैट इज लूप, राइट। तो लूप को कैसे डिफाइन किया? इट इज ए क्लोज पाथ, इट इज ए क्लोज पाथ in an electrical circuit which starts and ends at a same point, right? मतलब ओके, तो मतलब देखो, राइट, तो मतलब क्लोज पाथ मतलब क्या होता है? लूप मतलब क्या होता है, राइट? तो क्लोज पाथ होता है जहाँ, राइट, क्लोज पाथ होता है जो स्टार्ट एक ही पॉइंट से होगा और एंड भी उसी पॉइंट पे होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज पाथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इस सर्किट में कितने क्लोज पाथ है, राइट? अगर मैं देखो फर्स्ट क्लोज पाथ देखूंगा तो मतलब अगर सब एक एक क्लोज पाथ मेरे को देखना है, तो मतलब फर्स्ट क्लोज पाथ क्या मिलेगा? ए बी सी डी ए। फिर से देखो, ए से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे होगा? ए पे ही होगा, राइट। ओके, तो मतलब ए क्लोज पाथ मिलेगा, राइट। ऐसे दूसरा मतलब, ऐसे मतलब ये दूसरा नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने बी सी डी ए बी लिया, वो भी तो वही क्लोज पाथ है ना। मैंने सिर्फ डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट किया है, लेकिन पाथ तो वही है ना, राइट। तो मतलब एक क्लोज पाथ मिलेगा, तो फर्स्ट क्लोज पाथ मेरे को कौन सा मिलेगा? तो राइट, एग्जांपल में लिखोगे तो इसमें कौन से क्लोज पाथ है? तो फर्स्ट क्लोज पाथ मेरे को क्या मिलेगा? दैट इज ए बी सी डी ए, राइट। ये फर्स्ट क्लोज पाथ है। सेकेंड क्लोज पाथ मेरे को कौन सा मिलेगा? राइट, ये तुम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एफ ए डी ई एफ, राइट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर से देखो एक क्लोज पाथ बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये क्लोज पाथ को ले सकते हो एफ ए डी, राइट, एफ ए डी ई एफ, ये दूसरा क्लोज पाथ है, राइट। बाद में देखो तीसरा क्लोज पाथ कौन सा है? देखो ये बड़ा वाला क्लोज पाथ भी तुम लोग ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ ए। मतलब ये देखो स्टार्ट भी यहाँ से, मतलब ये बड़ा वाला क्लोज पाथ, राइट, ए बी सी डी ई एफ है, राइट। तो ये मतलब सबसे बड़ा क्लोज पाथ है। ओके, तो मतलब
ए बी सी डी ई एफ ओ, तो मतलब इस सर्किट में कितने क्लोज पाथ है? 3 क्लोज पाथ है, राइट। फर्स्ट, ये सेकंड और ये बड़ा वाला थर्ड, राइट। इस तरीके से हम लोग क्लोज पाथ जो, राइट, क्लोज पाथ एक, राइट, क्लोज पाथ क्या होता है? एक लूप, उसको ही लूप बोलते हैं जो स्टार्ट एंड एंड एट ए सेम पॉइंट, राइट। जो स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट से होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोज पाथ बोलेंगे। ओके, राइट। समझा? इसमें किसको कुछ डाउट है? ओके, तो देखो, ये तो 3 डेफिनेशन हो गया तुम लोग का, जंक्शन, ब्रांच एंड लूप, राइट। इससे ही हम लोग का अभी नेक्स्ट, अभी हम लोग जो है किरचॉफ लॉ, राइट, पढ़ सकते हैं। तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ में, राइट, 2 लॉ है। तो किरचॉफ, राइट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये हम लोग पहले पढ़ते हैं। इसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, राइट। नहीं तो सिंपली फर्स्ट लॉ भी बोलेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो ये फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ बोलेंगे नहीं तो जंक्शन लॉ बोलेंगे, राइट। अब ये लॉ क्या बोलता है, राइट? इस लॉ का स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे, राइट। इसका स्टेटमेंट पहले मैं लिखता हूँ, the algebraic sum of electric current at any junction the algebraic sum of electric current at any junction is always equal to 0, right? The algebraic sum of electric current at any junction is always equal to 0, right? ये इसका स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, right? अब इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। देखो, मतलब समेशन ऑफ करंट, राइट, समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, कोई भी जंक्शन पे सब करंट, जितने भी करंट आ रहे जा रहे हैं, राइट, उसको हम लोग सब ऐड करेंगे तो उसका नेट वैल्यू मेरे को कितना मिलता है? 0 मिलेगा। ऐसे इसका कहने का मतलब, राइट। तो देखो, पहले इसका मतलब समझ। तो देखो, पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो देखो, एक टाइप का ये जंक्शन है। क्यों जंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, दो से ज्यादा लाइन आके मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? जंक्शन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? जंक्शन। तो पॉइंट वही से जंक्शन, राइट। तो इस जंक्शन पे बहुत सारे करंट आ रहे जा रहे हैं, मतलब कुछ, राइट, ओके। बहुत सारे करंट जो है आ रहे हैं, सपोज ये I1 है, सपोज ये I2 है, ये करंट I3 है, ये I4 है, ये I5 है, I6, I7, I8, ओके। तो तुम लोग देखोगे कुछ करंट जो है जंक्शन से बाहर जा रहा है, और कुछ करंट जो है जंक्शन के अंदर जा रहा है, राइट। तो जो करंट जंक्शन के बाहर जा रहा है उसको आउटगोइंग करंट बोलते हैं, राइट। और जो जंक्शन के अंदर आ रहा है तो उसको, उस करंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनकमिंग करंट। तो दो टाइप के करंट होते हैं जब भी जंक्शन से डील करेंगे, राइट। तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। द करंट विच इज, राइट, करंट विच इज अप्रोचिंग द जंक्शन, approaching
जंक्शन, इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकमिंग करंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकमिंग करंट। और द करंट विच इज लीविंग द जंक्शन, लीविंग द जंक्शन मतलब जंक्शन को छोड़ के बाहर जा रहा है, दैट द करंट विच इज लीविंग द जंक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउट गोइंग करंट। अभी देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो भी करंट जो है जंक्शन के अंदर आ रहा है, नहीं तो जो भी करंट जंक्शन के बाहर जा रहा है, इस सब करंट को अगर तुम लोग ऐड करोगे तो उसका नेट वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, उसका नेट मैग्नीट्यूड मेरे को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। अभी देखो सबका नेट वैल्यू 0 कैसे मिलेगा, सब ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर सबका वैल्यू पॉजिटिव है तो कभी मेरे को नेट इनका रिजल्टेंट कभी मेरे को 0 मिल सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब कुछ करंट जो है पॉजिटिव है और कुछ करंट क्या है, नेगेटिव है, तब जाके मेरे को इनका नेट समेशन क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो सब पॉजिटिव रहेंगे तो मेरे को 0 मिलेगा क्या, नहीं। तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो मतलब इसमें एक साइन कन्वेंशन हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, तो याद रखना, जंक्शन लॉ यूज करने में एक साइन कन्वेंशन हमेशा तुम लोग को याद रखना है। तो वो साइन कन्वेंशन क्या है, देखो, तो साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या यूज करना है, दैट इज इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट is taken as positive and outgoing current is taken as negative, राइट। तो जो इनकमिंग करंट है उसको हम लोग, उसका साइन हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो आउटगोइंग करंट है उसका साइन हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, राइट। इस तरीके से सबको हम लोग को ऐड करना होता है। तो कैसे, देखो अभी ये इनकमिंग करंट है, राइट, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये क्या है, आउटगोइंग करंट है, तो इसको ऐड करें तो ये -I2 होगा। ये क्या है, +I3। ये क्या बाहर जा रहा है तो -I4, तो +I5, राइट, +I5, ये -I6, +I7, -I8, राइट। और इस सबको ऐड करेंगे, इनका सबमिशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनका सबमिशन कितना मिलेगा मेरे को, 0 मिलेगा, राइट। अभी ये सब नेगेटिव मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, जिसका मतलब क्या है, तो ये I1 होगा, +I3 होगा, +I5, +I7 इक्वल टू, तो I2 +I4 I6 I8, राइट। ये सब करंट को देखोगे तो ये सब कौन सा करंट है, I1, I3, I5, I7, ये सब कौन से करंट है, इनकमिंग करंट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनकमिंग करंट। और इस करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटगोइंग करंट। तो मतलब जंक्शन लॉ इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। एट जंक्शन इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, राइट। मतलब देखो ये जंक्शन लॉ में क्या बताना चाहता है, राइट, मतलब जिस कोई भी जंक्शन से, राइट, जितना करंट अंदर जाएगा, जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट उससे क्या आ सकता है, उस जंक्शन से बाहर आता है, राइट। देयर इज नो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज ओनली, राइट। मतलब जितना करंट जंक्शन के अंदर जाएगा उतना ही करंट जंक्शन के बाहर आएगा, राइट। सपोज एक क्लासरूम है, राइट, क्लासरूम में उसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, राइट। जैसे कि तुम लोग ऐसे ले सकते हो, एक क्लासरूम है, राइट। जब क्लास स्टार्ट होता है तो क्लासरूम के अंदर विद टीचर, राइट, इंक्लूडिंग टीचर कितने जन आते हैं, सपोज 60 लोग आते हैं, राइट। 60 स्टूडेंट प्लस इंक्लूडिंग टीचर 60 लोग आते हैं। तो यू कैन ट्रीट ए डोर, राइट, जो डोर है उसको ऐसे जंक्शन ले सकते हो, मतलब 60, राइट, 60%, 16% आर कमिंग इनसाइड। तो बाद में क्लास खत्म होने के बाद बाहर भी कितने जन जाएंगे, राइट, 60 लोग बाहर जाएंगे। मतलब जितने लोग अंदर आए उतने लोग ही बाहर जा सकते हैं, राइट। वही मतलब
जंक्शन लॉ भी यही बोलता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यही बोलता है, जंक्शन से जंक्शन के अंदर जितना करंट आएगा उतना ही करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। कुछ गलत बोला क्या, मतलब दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब इसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, राइट, दिस लॉ this law is based on conservation of चार्ज, किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड, ठीक है। और यहाँ पे इसको करंट लॉ, राइट, करंट लॉ क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस लॉ इज रिलेटेड टू करंट, करंट के ऊपर बता रहा है, इसलिए करंट लॉ बोलते हैं, राइट। नहीं तो जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको अप्लाई कहाँ पे किया जाता है, जंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, राइट। तो समझा, सबको समझा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो, रिप्लाई करो, कुछ भी डाउट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ में, रिप्लाई करो, ओके। ओके, बाकी सब ठीक है। तो देखो, जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग सेकेंड लॉ है, राइट, तो इसको हम लोग, इसको करंट लॉ बोलते हैं, तो इसको वोल्टेज लॉ, तो इसको लूप लॉ भी बोल सकते हो, राइट। अभी तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो, क्लोज लूप ऑफ द in the closed loop of the electrical network, the algebraic sum of right, the algebraic sum of EMF and the potential difference is always equal to zero, right. तो मतलब summation of EMF and plus potential difference, summation of
summation of potential difference is equal to 0 in a closed path. ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। अभी किरचॉफ सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है, ईएमएफ क्या होता है देखो, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता हूँ। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ओके। और मैंने यहाँ पे एक ईएमएफ बनाया, तो ये क्या है, बैटरी, इसको ईएमएफ है, ये मेरा ईएमएफ है, सिंगल ईएमएफ, और 3 रेजिस्टेंस है, और इसमें एक करंट फ्लो है I, राइट, ओके। अभी देखो, तो ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो होगा, उसके वजह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। सीरीज में फ्लो हो रहा है करंट, सीरीज में, राइट, सीरीज में है तीनों, तो तीनों में करंट सेम रहेगा, तो इसमें V1 हम लोग लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू, राइट, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है IR1, V2 भी IR2, पोटेंशियल, राइट, V3 कितना होगा IR3, ओके, तो मुझे पता है, राइट। अभी देखो, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3, राइट, ओके। अभी ये पोटेंशियल मिला कैसे, राइट, क्या होता है देखो, ये जो इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, पोटेंशियल प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये मेन ईएमएफ ही तो, ये प्रोवाइडर है, राइट, यही इसको क्या कर सकता है, राइट, एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, ईएमएफ, ईएमएफ इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो अपना एनर्जी किसमें, राइट, फॉर एग्जांपल इसका अगर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो कुछ पोटेंशियल इसको मिलेगा, सपोज इसको कितना मिला, 5 वोल्ट मिला, तो इसको 2 वोल्ट, तो बचा हुआ 3 वोल्ट इसको मिलेगा। ऐसे पोटेंशियल क्या कर रहा है ये, मतलब ये ईएमएफ जो है पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये मेरा सोर्स है, राइट, ये एनर्जी प्रोवाइडर है, ये सोर्स है, राइट, और पोटेंशियल, और ये जो, और जिसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, तो राइट, जो सोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएमएफ, और जिसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V1 एक पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 पोटेंशियल डिफरेंस है PD, राइट, और V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, और जो सोर्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला गया, इन ए क्लोज लूप ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्लोज पाथ में, एक क्लोज पाथ में, देखो ये वाला एक क्लोज पाथ है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, और ये भी क्या बन रहा है, क्लोज पाथ, देखो एक लूप बन रहा है, राइट, और इस लूप में अगर सब जितने भी ईएमएफ है और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जितने भी ईएमएफ है और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, सबको अगर तुम लोग ऐड करोगे, सबको अगर तुम लोग ऐड करोगे, तो नेट 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 वैल्यू, उसका नेट वैल्यू उन लोगों का कितना मिलेगा, तुम्हें 0 मिलता है, कितना मिलता है, 0। चलो देखते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल ईएमएफ का वैल्यू कितना है, 10 है, अभी मेरे को यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, राइट, अगर ये ईएमएफ को पॉजिटिव ले रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो सब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर नेगेटिव लेते हो तो ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट, और ये सबको ऐड करोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि इनका, राइट, इनका रिजल्ट मेरे को क्या मिला, 0 ही मिलेगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सब पोटेंशियल डिफरेंस और सब ईएमएफ को तुम ऐड करो, मतलब क्या, अगर जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और जिसके अक्रॉस एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, दोनों को ऐड करोगे, दोनों सबको ऐड करोगे क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में, तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना मिलेगा तुम्हें, 0 मिलेगा, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हम लोग को किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है, इसलिए इसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं, नहीं तो लूप लॉ, क्यों, वोल्टेज लॉ की वोल्टेज के ऊपर बेस्ड है, राइट, और लूप लॉ क्यों बोलते हैं, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है इसको, लूप में, एक लूप में ही अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको लूप लॉ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे किसको पॉजिटिव लेंगे और किसको नेगेटिव लेंगे वो भी एक है, तो हम लोग को किससे पता चलेगा, साइन कन्वेंशन, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में बताऊंगा, अभी देखो साइन कन्वेंशन इन किरचॉफ सेकंड लॉ, तो इसमें साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखना, साइन कन्वेंशन, तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन देखो, ये एक रेजिस्टर है R,
और इसके अक्रॉस मेन करंट देखो एक आई, तो इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, तो ये रेजिस्टर है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, आई आर मिलेगा। अभी इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस पीडी को, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पीडी को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ये कैसे पता चलेगा। देखो देखो जहाँ पे करंट फ्लो होता है राइट, करंट जा रहा है अंदर, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और जहाँ से करंट बाहर निकलना है वो टर्मिनल क्या होता है नेगेटिव होता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हम लोग को पता है राइट। इस करंट, ये मेन करंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेन करंट है मेरा राइट, ये मेन करंट है। और एक मेरे को लेना होता है ट्रेसिंग करंट। वो ट्रेसिंग करंट कैसे रहता है, उसको हमेशा क्लॉकवाइज लेना होता है। कैसे लेना होता है, क्लॉकवाइज लेना होता है। सपोज एक ऐसे लूप राइट, ये लूप में है राइट, ये उसको हमेशा कैसे लेना होता है क्लॉकवाइज लेना होता है राइट। तो ये मेरा मेन करंट है जो इसमें रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेसिंग करंट। ट्रेसिंग करंट हमेशा कैसे रहेगा, ट्रेसिंग करंट को हमेशा कैसे लेना है क्लॉकवाइज लेना है, याद रखना। इसका साइन कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट है, तुम लोग को थोड़ा राइट ध्यान से देखो यहाँ पे राइट। तो इसको हमेशा कैसे लेना पड़ेगा क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा राइट। अभी अभी ये देखो, ये मेन करंट और ट्रेसिंग करंट, ये जो मेन करंट है और ये ट्रेसिंग करंट, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज फ्लो रहा है। अगर दोनों का मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पीडी हमेशा क्या आता है, पीडी इज टेकन एज पीडी इज टेकन एज नेगेटिव। इसको क्या लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। तो पीडी का वैल्यू मतलब पीडी पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे, नेगेटिव लोगे राइट। सेकंड, ये फर्स्ट केस हो गया, इसके 4 केसेस है। देखो सेकंड, अभी देखो सेकंड केस, वही रजिस्टर है। अभी इस रजिस्टर में जो ट्रू करंट, जो मेन करंट फ्लो हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और मैंने बताया था ट्रेसिंग करंट जो होता है हमेशा कैसे लेना होता है, क्लॉकवाइज लेना होता है। तो ये मेरा क्लॉकवाइज जो है ट्रेसिंग क्लॉकवाइज, एक सेकंड, तो ट्रेसिंग करंट बोलेंगे, ये ट्रेसिंग करंट है और इसको कैसे लेना होता है क्लॉकवाइज लेना होता है। अभी देखो जो मेन करंट है ट्रू करंट है, और जो ट्रेसिंग करंट है दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा तो पीडी राइट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो पीडी का वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव लेगा। इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ साइन कन्वेंशन ले लो राइट, साइन कन्वेंशन याद रखो राइट। ये हो गया किसका, किसका हो गया ये राइट, ये जो मेन करंट और ट्रेसिंग करंट, मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो पीडी टेकन एज नेगेटिव, एंड अगर ऑपोजिट है तो पीडी क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे राइट। इसका साइन क्या लोगे, पीडी का पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या लोगे, पॉजिटिव। थर्ड केस अभी ईएमएफ की राइट, अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, अभी ईएमएफ, सपोज ये ईएमएफ है, ये ई राइट ओके, और ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है राइट ओके राइट। और करंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो सोर्स होता है ना, ये तो सोर्स है, ये एनर्जी के राइट में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है राइट ओके राइट। और ये इसका, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है राइट, एंटी क्लॉकवाइज। और मेरा जो ट्रेसिंग करंट जो रहेगा हमेशा कैसे रहेगा, ये ट्रेसिंग करंट है, ट्रेसिंग करंट। और ट्रेसिंग करंट का डायरेक्शन और मेन करंट का डायरेक्शन अगर क्या है राइट, ऑपोजिट है राइट। अगर इसमें ऑपोजिट है, देखो ये मेन करंट है और ये ट्रेसिंग करंट ऑपोजिट है, देन ईएमएफ, जो ईएमएफ है ई का वैल्यू, ईएमएफ इज टेकन एज, ईएमएफ इज टेकन एज नेगेटिव। इसमें हम लोग ईएमएफ क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर इसमें करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, मेन करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग करंट का, तो ईएमएफ हम लोग को क्या लेना होता है, नेगेटिव लेना होगा। ई क्या लेना होगा, नेगेटिव राइट। अभी लास्ट केस हम लोग का बचा है, अगर ये ईएमएफ ऐसा है प्लस माइनस ई राइट, और इसमें देखो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल से फ्लो होगा, बैटरी में तो करंट हायर पोटेंशियल से फ्लो होता है राइट। और ये मेरा ट्रेसिंग करंट है, क्लॉकवाइज रहेगा हमेशा। और इसमें देखो मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मतलब ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव राइट। तो ये 4 साइन कन्वेंशन तुम लोग को इसमें याद रखना है राइट, ईएमएफ सेकंड लॉ के केस में
राइट। इस केस में अगर मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों सेम है तो नेगेटिव आएगा, और इसमें पीडी में अगर दोनों राइट दोनों अगर ऑपोजिट है तो पॉजिटिव आएगा। और ईएमएफ में क्या होगा, अगर करंट सेम है, मेन करंट और ट्रेसिंग करंट सेम है तो मतलब सेम है तो पॉजिटिव, और ऑपोजिट है तो नेगेटिव। ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, 4 केस है राइट, ये तुम लोग को याद रखना है। समझा सबको? इसमें किसको कुछ डाउट है? हेलो, रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, बाकी सब लोग ओके। देखो अभी इसको अप्लाई कैसे करते हैं राइट, साइन कन्वेंशन का टेंशन मत लो, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। इसका एक एग्जांपल लेते तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, साइन कन्वेंशन को सर्किट में अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। तो एक सर्किट में बनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देखो। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया। E1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है, और ये दो ईएमएफ मैंने बनाया E1 और E2। ओके राइट। और इसमें देखो पहले तो कुछ पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूँ, A B C D E है राइट। और इसमें जंक्शन कितने हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था A और D जंक्शन होते हैं। और इसमें ब्रांचेस कितने होते हैं, ABCD एक ब्रांच है, AFED एक ब्रांच है, और ED ब्रांच है। लूप कितने हैं, 3 लूप है, फर्स्ट लूप, ये सेकेंड लूप, और ये बड़ा वाला थर्ड लूप राइट। और मैंने बताया था देखो, जो सेकेंड लॉ जो है किरचॉफ सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा, तो वो किसमें अप्लाई कर सकते हैं, 3 लूप में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कितने लूप है, 3 लूप है, तो मतलब 3 हम लोग को इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगे राइट। फर्स्ट इक्वेशन एक लूप का एक इक्वेशन, सेकंड लूप का सेकंड इक्वेशन, और ये बड़े लूप का
तीन इक्वेशन, राइट। तो अभी जो राइट फर्स्ट लूप में अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, तो पहले देखो करंट हम लोग ऑलरेडी जो है असाइन कर देते हैं। तो मेन करंट देखो यहाँ से करंट ईएमएफ है, ये मेन करंट है, ये सप्लाई है, तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगा I1, और ये सेकंड राइट, ये सेकंड है E2, इसकी वजह से करंट फ्लो होगा I2, राइट। बाद में ये I1 पूरे ब्रांच में मैंने बताया था, ये पूरे ब्रांच में करंट तो सेम रहता है, यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे भी I1 फ्लो होगा, यहाँ पे भी I1 ही फ्लो होगा। ये I2 है तो ये पूरे ब्रांच में I2 करंट फ्लो होगा, राइट। बाद में ये करंट जो है, राइट, और इस थर्ड ब्रांच में दोनों करंट ऐड होगा और मेरे को क्या मिलेगा, I3 मिलेगा, राइट। तो ये I3 करंट यहाँ पे फ्लो होगा, राइट। ओके, तो ये जो है दोनों I1 प्लस I2 ऐड होगा, तो मतलब I3 इज बेसिकली व्हाट, I1 प्लस I2 ही है, ओके, राइट। ये मुझे मिला। अभी अभी हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, लूप में अप्लाई कर सकते, तो फर्स्ट लूप में हम लोग अप्लाई करते थे, तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ, राइट, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन लूप। कौन से लूप में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट लूप में अप्लाई कर रहे हैं ABCD, राइट, ABCDA, राइट। इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नाम दो ABCDA, राइट, ओके। तो इसमें देखो रूल क्या है, पहले देखो जिस लूप में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कितने EMF है, ABCD EMF, इस लूप में देखोगे तो कितने EMF है, एक ही EMF है, और रेजिस्टेंस कितना है, दो है, R1 R2। तो R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, मतलब दो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मिलेंगे, राइट। और देखो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मतलब हम लोग प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब करंट अंदर जाएगा तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट अंदर जाएगा ये प्लस और ये माइनस। और इस लूप में क्लॉकवाइज करंट मतलब ट्रेसिंग करंट बना के रखना, ये तो मेन करंट हो गया। ट्रेसिंग करंट कैसे बना के रखोगे, मतलब एक क्लॉकवाइज करंट तुम लोग को ऐसे बना के रखना, ये ट्रेसिंग करंट। इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग करंट बोलते हैं, राइट, क्योंकि हम लोग को साइन कन्वेंशन देखना होता है, तो ट्रेसिंग करंट बना के रखना होता है, राइट, ओके। अभी देखो, तो पहले तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन ए लूप, इस लूप में अप्लाई करना है, तो पहले क्या रेजिस्टेंस को देखो, तो रेजिस्टेंस देखो R1 R2। तो पहले देखो यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1, राइट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिला, और उसका साइन अभी पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ये कैसे पता चलेगा, साइन कन्वेंशन से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अंदर देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, और एक क्लॉकवाइज, ये ट्रेसिंग करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा। अभी ये मेन करंट है और ये ट्रेसिंग करंट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। जैसे मैंने बताया था मेन करंट रजिस्टर में, अगर मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, तो हम लोग साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1, और इसमें करंट I1 फ्लो रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, राइट। सेकंड, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अभी सेकंड के पास आओ, राइट, इसमें मेन करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I3, और इसका, और ये ट्रेसिंग करंट जो है कैसे क्लॉकवाइज ऐसे अंदर जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, और जब ऑपोजिट रहता है तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस में। और यहाँ पे करंट कितना है, I3 है, करंट I3 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, ओके, हो गया। अभी बचा क्या, दोनों रेजिस्टेंस, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अभी EMF बचा, राइट, और EMF, इस EMF में देखोगे तो करंट कैसे यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है, और ट्रेसिंग करंट देखो, ट्रेसिंग करंट ऐसे आता है, ऐसे गोल घूम के ऐसे ट्रेसिंग करंट ऐसे जाता है। ये मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, राइट, दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। और मैंने बताया था अगर EMF में करंट का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, माइनस ही लेते हैं। तो क्या आएगा, -E1 आएगा, और सबका समेशन, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF सबका समेशन कितना होता है, 0 होता है। तो मतलब यहाँ से मेरे को पहला इक्वेशन मिलेगा, -E1 उस तरफ जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, E1 विल बी इक्वल टू I1 R1 इक्वल टू I3 R2। तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिला इस तरीके से, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को, फर्स्ट लूप का फर्स्ट इक्वेशन मिला। ऐसे तुम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, ओके, राइट। अभी यही हम लोग, राइट, सेकंड लूप में देखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, राइट, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग KVL भी बोल सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, याद रखना, वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं इन लूप।
अभी कौन से लूप में अप्लाई करेंगे? सेकंड लूप में। इसका नाम क्या है? ADEFA, तो इसको नाम दे देते हैं ADEFA। ओके राइट। अभी तो देखो इस लूप में हम लोग देखेंगे कितने रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस है, सॉरी तीन रेजिस्टेंस है, R3 R2 R3 R4, और EMF कितना है? एक ही है, राइट। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस, ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? इसमें भी I2 ही फ्लो हो रहा है, राइट। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अभी देखो, और मैंने एक क्लॉकवाइज करंट, एक फेसिंग करंट क्लॉकवाइज हमेशा बना के रखना रहता है, राइट। हम लोगों ने बना के रखा, ठीक है। अभी एक तो देखो, तो तो पहले देखो रेजिस्टेंस देखना होता है, पहले इस रेजिस्टेंस को देखो, तो इस रेजिस्टेंस को देखोगे तो इसमें देखो मेन करंट क्या है? I3, और इसमें ये जो ट्रेसिंग करंट है ऐसे घूम के ऐसे अंदर जाएगा, मतलब मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है तो क्या लेना होता है? माइनस। इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I3, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2 है। ओके, फर्स्ट इसका ये रेजिस्टेंस तो हो गया। अभी कौन सा रेजिस्टेंस? R3 ले लो। इसमें मेन करंट I2 है, और ट्रेसिंग करंट जो है ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे घूम के ऊपर जाएगा, मतलब कैसे? दोनों का डायरेक्शन सेम है तो फिर से माइनस साइन आएगा, और करंट क्या? I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है? R3 है। फिर से लास्ट में कौन सा रेजिस्टेंस बचा? R4। अभी देखो इसमें करंट I2 जा रहा है, मेन करंट फेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस आएगा I2, और रेजिस्टेंस R4 है। और अभी बचा EMF देखो, करंट तो इसमें करंट जो है कैसे? मेन करंट तो ऐसे ही जा रहा है, और EMF और ट्रेसिंग करंट भी सेम, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है, और जब EMF में करंट का डायरेक्शन सेम रहता है तो हम लोग प्लस लेते हैं, तो ET हो जाता है इक्वल टू 0, और सबका एडिशन कितना होता है? 0 होता है लूप में, क्लोज लूप में। तो मेरे को E2 क्या मिलेगा? E2 विल बी इक्वल टू, राइट राइट, I2 R3 प्लस I3 R2 प्लस I2 R4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब ये I2 का वैल्यू मेरे को मिला, और इसको इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सबको समझा? इसमें किसको कुछ डाउट है? हेलो, किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, लूप में कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। रिप्लाई करेंगे सब लोग रिप्लाई करो। ठीक है, सर वो फर्स्ट इक्वेशन में साइन कन्वेंशन एक बार वापस बताइए ना। क्या फर्स्ट इक्वेशन में क्या? साइन कन्वेंशन जो I1 R1 और I3 R2 का मीन साइन सेम आ रहा है, वो डिफरेंट आएगा ना सर? I1 R1, एक सेकंड, क्या I1 R1 और I3 R2 I3 R2, हाँ, इन दोनों का साइन क्या सर सेम ही सेम कैसे आएगा? आ रहा है? देखो देखो, मैंने क्या बोला था रेजिस्टेंस में कैसे, ये तो इसमें मेन करंट क्या फ्लो हो रहा है? I1 फ्लो हो रहा है ना, और ये ट्रेसिंग करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज फ्लो होगा, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, इसमें जो ट्रेसिंग करंट क्लॉकवाइज जो फ्लो हो रहा है, सपोज ये ऐसे, राइट, क्लॉकवाइज जो फ्लो हो रहा है, राइट, दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है ना। और मैंने बताया था अगर ऑपोजिट रहेगा, दोनों का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहेगा, राइट, ऑपोजिट रहेगा, तो हम लोग साइन क्या लेते हैं? PD, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लेंगे? राइट, ऑपोजिट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लेंगे? प्लस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? प्लस लिया, ओके। और इसका भी देखो, इसमें क्या होगा? मेन करंट क्या फ्लो हो रहा है? I3 फ्लो हो रहा है, और ट्रेसिंग करंट ये क्लॉकवाइज रहता है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या? ऑपोजिट है, राइट। ये ऐसे आ रहा है और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए क्या आएगा? ऑपोजिट रहेगा तो हम लोग क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिया? प्लस लिया। लेकिन EMF में क्या रहता है? EMF में ऑपोजिट रहता है। EMF में देखो, करंट इस EMF से ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट, और ये क्लॉकवाइज ट्रेसिंग करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे घूम के ऐसे आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट रहता है। और EMF में अगर दोनों का डायरेक्शन, EMF के केस में अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम लोग क्या लेते हैं? माइनस साइन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। इसलिए यहाँ पे माइनस E1 आता है, और ये नेगेटिव उस तरफ भेज दूंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस R2 I3 होगा। हेलो, समझा क्या? ओके सर। मतलब तुम क्या मतलब ये क्या बोल रहे थे तुम? क्या डाउट क्या था तुम्हें? सर वो जो मतलब करंट मींस लाइक राइट डायरेक्शन में वो
फ्लो कर रहा है ना, इसके वजह से डाउट था उसमें। नहीं नहीं, ये राइट डायरेक्शन में मतलब ये ट्रेसिंग करंट है। देखो ये ट्रेसिंग करंट है, मेन करंट तो फ्लो होगा। मैंने बोला था ना, हम लोग साइन कन्वेंशन, साइन देखने के लिए हम लोग एक ट्रेसिंग करंट हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है, जो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा। वो हमेशा कैसे रहेगा? क्लॉकवाइज रहेगा। ये ट्रेसिंग करंट है, ये ट्रेसिंग करंट है, राइट, और ये ट्रेसिंग करंट है, राइट। ऐसे इससे कंपेयर करना पड़ता है ना, मेन करंट और ट्रेसिंग करंट को कंपेयर करना पड़ता है। ओके, राइट, ऐसे। नहीं तो इसमें मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, राइट। शॉर्टकट देखो क्या रहता है, कुछ नहीं। जहाँ पे मेन करंट, तुम लोग को ट्रेसिंग करंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही तुम लोग देख सकते हो। अगर करंट जो है, राइट, तो पहले पहले यही देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ शॉर्टकट। अभी बताओ कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। पहले यही यूज करो, राइट। बाद में जब न्यूमेरिकल में मैं बताता हूँ तुम लोग को क्या करना है, राइट। तो ये समझा ना? और किसको इसमें कुछ डाउट है? हेलो, ओके। तो देखो अभी लास्ट वाला हम लोग एक लूप, लास्ट लूप बचा है, अभी बड़े लूप में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ए बी सी डी ई एफ ए। राइट, तो देखो इस लूप में, अभी इस बड़े लूप में देखोगे ए बी सी डी ई एफ ए, राइट। इस लूप में सिर्फ ये लूप में देखना है, राइट। तो इसमें ये वाला रेजिस्टेंस नहीं आएगा, राइट। इस लूप में कौन से कंपोनेंट है? E1 है, R1 है, R3 है और R4 है, राइट। तो ये कंपोनेंट में देखना है। तो ये जब बड़ा लूप कंसिडर करता हूँ तो इसमें कितने ईएमएफ आते हैं? 2 ईएमएफ आएंगे, E1 और E2। और रेजिस्टेंस कितने आएंगे? R1, R3 और R4, राइट। तो ये देखना है, ये बीच वाला नहीं आएगा, राइट। इस लूप में सिर्फ ये 3 रेजिस्टेंस और 2 ईएमएफ आते हैं, राइट। तो पहले रेजिस्टेंस को देखो, तो मैंने बताया था, राइट। तो पहले चलो ये वाले रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो मेन करंट और इसमें क्लॉकवाइज करंट बनाओगे तो दोनों का डायरेक्शन देखो, ऑलरेडी तो हम लोगों ने डायरेक्शन बना के रखा है। तो देखो ये मेन करंट और दोनों का डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ऑपोजिट रहेगा तो मैंने बताया था क्या लेना होता है, प्लस लेना होता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? I1, और रेजिस्टेंस कितना है? R1, ये R1 है तो I1 R1 आएगा, राइट। बाद में ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी ये वाला रेजिस्टेंस देखते हैं, इसमें करंट कौन सा? मेन करंट I2 है, और क्लॉकवाइज फेसिंग करंट क्या है? वो भी डायरेक्शन सेम है। और जब डायरेक्शन सेम होता है तब हम लोग क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। तो मतलब करंट I2 है और रेजिस्टेंस कितना है? R4 है, ओके। तो ये वाला रेजिस्टेंस भी हो गया। अभी ये वाला रेजिस्टेंस बचता है। तो इस रेजिस्टेंस में देखो मेन करंट जो है I2 है, और ट्रेसिंग करंट भी क्लॉकवाइज देखोगे तो ऊपर जाएगा, सेम रहेगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सेम रहेगा तो माइनस साइन आएगा। तो माइनस I2 R3 माइनस I2 R3, ओके। बाद में अभी क्या बचेगा? ईएमएफ बचता है। तो ईएमएफ, तो फर्स्ट ईएमएफ देखो, करंट ऐसे है और एक ट्रेसिंग करंट जो है ऑपोजिट, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। और जैसे मैंने बताया था दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, ईएमएफ के केस में क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। अभी E2 देखोगे तो E2 में देखो करंट, मेन करंट जो है ऐसे जा रहा है, और ट्रेसिंग करंट जो है वो भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो प्लस लेंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? प्लस E2। तो मतलब देखो ये मेरे को मिलता है, तो E1 माइनस E2, तो मतलब फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2 आएगा, और ये I1 R1 माइनस I2 R4 माइनस I2 R3। तो ये कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन है। इस तरीके से तीनों इक्वेशन हम लोग को, राइट,
तीनों लूप में हम लोगों ने तीनों इक्वेशन फाइंड आउट किया किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सॉरी सेकंड लॉ से, राइट, केवीएल अप्लाई करके, इसको केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ को। ओके, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल है क्या, मैं देखता हूँ। तो इसमें आंसर है 240। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखो, इसमें हम लोगों ने क्या बोला है, the battery of 4 volt and internal resistance, right, internal resistance 1 ohm is connected in parallel with the another battery of 1 volt and internal resistance, right, with their like pole connected together. Okay, the combination is used to send a current to an external resistance of 2 ohm. Calculate the current to the external resistance. तो क्वेश्चन देखो, right, बैटरी मतलब क्या होता है, ईएमएफ, राइट, बैटरी मतलब क्या होता है, ईएमएफ 4 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, हर बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 10 वाला हम लोग कर रहे हैं, गिवन डेटा। तो एक पर्टिकुलर बैटरी है, तो ईएमएफ है, तो उसका हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जिसको स्मॉल आर से डिनोट करता है, और ये ईएमएफ रहता है ई, राइट, और इसको बेसिकली हम लोग इस पूरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बैटरी, राइट। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बोला है, राइट, कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, ईएमएफ बनाते हैं। लेकिन इसमें कंसिडर करने बोला है, तो हम लोग को लेना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो देखो डायग्राम में क्या दिया, तो लोग बोल रहे हैं कि एक बैटरी है जिसका वैल्यू 4 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। चलो बनाओ, एक बैटरी है, उसका वैल्यू T1 ले लेते 4 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बोल रहे हैं, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1 ओम दिया है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, और उसके पैरेलल में अनदर बैटरी कनेक्ट किया गया है 1 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, वोल्टेज भी, राइट। तो इसके पैरेलल में और एक बैटरी है जो लाइक पोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे भी बोला गया है, 1 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2, वो भी 1 ओम है, राइट, राइट, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला है, the combination is used to send a current to an external resistance of, right, external resistance of 2 ohm। मतलब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग हम लोग ने इस कॉम्बिनेशन को यूज किया है टू सेंड ए करंट टू ए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको आर, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू 2 ओम है, राइट। The combination is used to send a current to an external resistance of 2 ohm. Calculate the current to the external resistance. मतलब send a current, right? इस दोनों बैटरी को यूज किया इसमें, इस रेजिस्टेंस में करंट भेजने के लिए। तो सपोज हम लोग एज्यूम करेंगे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ओके, राइट।
तो ये आई करंट, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये आई करंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये आई करंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, इस ईएमएफ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई1 करंट फ्लो हो रहा है एज्यूम करते हैं, और इस ईएमएफ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई2 करंट फ्लो हो रहा है, ओके राइट। और ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट में जंक्शन कितना है, ये एक जंक्शन है और एक जंक्शन है, राइट। अभी देखो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राइट। तो एक चीज तो हम लोग को पता है, राइट, ये I1 और I2 दोनों जंक्शन, राइट, इसके वजह से नेट करंट मेरे को क्या मिलेगा, आई मिलेगा, क्योंकि ये दोनों करंट क्या होगा, ऐड होगा। तो मेरे को एक चीज पता, I इजिकल टू I1 प्लस I2, ये इक्वेशन 1, ओके राइट। तो अभी हम लोग को निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसके लिए मेरे को इस लूप में एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और इस लूप में एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, तो मतलब ये प्लस ये माइनस, हम लोग को पता ही, राइट, ये माइनस होता है, ये माइनस और ये प्लस, फिर से ये माइनस प्लस, और ये करंट जो है ये I2 करंट है, मतलब यहाँ से जा रहा है, तो ये प्लस ये प्लस और ये माइनस, ओके। अभी देखो तो इस पहले फर्स्ट लूप में, राइट, इस लूप में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज, अप्लाइंग केवीएल, राइट, अप्लाइंग, इसको लूप 1 बोलता है, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। तो फर्स्ट लूप में अप्लाई करते हैं, तो मैंने बताया था वैसे ही करना है। तो इस लूप में देखो कंपोनेंट कितने हैं, तो कितने रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है, और एक E1 है और E2 है, राइट। तो पहले रेजिस्टेंस लेते हैं, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना, राइट। पहले देखो ये मेन करंट है और ये ट्रेसिंग करंट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ से आ रहा है, ये इस तरफ से आएगा, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट रहता है तो प्लस साइन लेते हैं। करंट कितना है, I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, ओके, ये हो गया। अभी ये वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, इसमें मेन करंट ऐसे जा रहा है, और ये ट्रेसिंग करंट, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब सेम रहता है तो माइनस साइन लेते हैं। करंट कितना है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, ओके, हो गया। अभी EMF की बात करते हैं। अभी इसमें देखो, इसमें से इस EMF से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और ट्रेसिंग करंट जो है ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, और जैसे मैंने बताया था दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, तो माइनस साइन लेते तो -E1 आएगा। और इस केस में देखो इस EMF का ये करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, और मेन और ट्रेसिंग करंट जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या करेंगे, +E2, और सबमिशन इसका कितना होता है, 0, ओके। तो इसको देखो, अभी हम लोग को वैल्यू पता है, R1 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 I1 में लिख सकता हूँ, और R2 का वैल्यू कितना है, उसका भी वैल्यू 1 है, तो -I2, और इन दोनों का वैल्यू E1 और E2 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू कितना है, 4, और ये कितना आएगा, -4 + 1 = 0, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो I1 - I2, तो कितना हो जाएगा, -3 उस तरफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3, तो मतलब मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, तो इसको लिखो इक्वेशन 1, ओके। अभी फर्स्ट लूप से फर्स्ट इक्वेशन मेरे को मिल गया। अभी सेकंड लूप से, राइट, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, तो सेकंड लूप में अप्लाई, तो सेकंड लूप में कितने रेजिस्टेंस है, एक तो बड़ा रेजिस्टेंस R है, एक R2 है, राइट। तो पहले देखो इस R2 में, देखो R2 में करंट जो है, अभी इसमें जो क्लॉकवाइज करंट, जो इस लूप में क्लॉकवाइज करंट जो है ऐसे जाएगा, और इसमें, राइट, और मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट रहता है तो क्या रहता है, प्लस, दैट इज I2 R2, राइट। और इसमें देखोगे तो, राइट, क्लॉकवाइज करंट जो है ऐसे जाएगा, और मेन करंट जो है दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट रहता है तो प्लस, कितना, मेन करंट I है और रेजिस्टेंस R है, ओके। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ये EMF है, राइट। तो EMF में मेन करंट ऐसे फ्लो और ट्रेसिंग करंट हमेशा क्लॉकवाइज रहता है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट रहेगा तो क्या होगा, -E2, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, R2 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 I2, और इसका R का वैल्यू कितना है, 2I = E2। अभी देखो ये माइनस उस तरफ जाएगा तो E2। अभी देखो I को क्या लिख सकते हैं, I इज नथिंग बट I1 + I2, तो I को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, I1 + I2, तो इसको मैं I1 + I2 से रिप्लेस कर दूंगा, और E2 का वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 1 है, तो ये मेरे को कितना मिलेगा, I2 = 2I1 + 2I2 = 1, और यहाँ पे I2 मतलब 2I2 और 1I1 कितना होता है, 2I1 + 3I2,
इक्वल टू 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और देखो कितना मिलता है वैल्यू, राइट। अभी देखो 2i1 है, राइट, और ये क्या है प्लस 3i2 है इक्वल टू 1 और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू जो है i1 माइनस i2 इक्वल टू 3, राइट। मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इसको अगर तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हो, राइट, 2 से मल्टीप्लाई करते हो और ऐड कर दो, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 3 2 का कितना होता है 6 और ये इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग, ओके। चलो तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे को कितना मिलेगा, तो माइनस, ओके, इसका वैल्यू जो है तो -6 -2 कितना होता है i2 और ये कितना हो जाएगा माइनस -5। ऐड करते थे तो हम लोग को 3 डायरेक्टली ऐड ही करते रहो तो सिंपल हो जाएगा, वही मिलेगा हम लोग को 3 से। तो हम लोग को 2i1 3i2 इक्वल टू 1, ये वाला इक्वेशन, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाई 3 करते चलो, 3i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 3 3 का 9, तो ऐड करेंगे तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ऐड 3 4 5i1 इक्वल टू 10, मतलब i1 का वैल्यू कितना मिलता है 5 1 5 5 2 का 2 एम्पियर। तो i1 का वैल्यू 2 एम्पियर मिला, तो i2 का वैल्यू सिंपली कैसे मिलेगा, तो i1 का वैल्यू इसमें 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 माइनस i2 विल बी इक्वल टू कितना 3, तो मतलब 2 माइनस 3 कितना होता है i2, तो i2 का वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, i2 का वैल्यू जो है तो कितना मिलेगा, i2 विल बी इक्वल टू -1 एम्पियर, ओके। तो i2 का वैल्यू -1 मिलेगा, i2 कहाँ पे, साइन बराबर है ना सबका, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ओके i1 4 -1 3, ओके ओके। अभी तो नेट करंट मेरे को कितना मिलेगा, तो नेट करंट आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू कितना है, आई इज नथिंग बट नेट करंट आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2, तो i1 का वैल्यू 2 और ये -1 तो 1 एम्पियर, आई का वैल्यू 1 एम्पियर आ रहा है क्या, देखो आंसर, हाँ, तो हम लोग का आंसर कितना आया 1 एम्पियर, राइट, ओके। तो इस तरीके से तुम लोग को ये सॉल्व करना है, राइट। समझा, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो, सब लोग रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करेंगे, ओके। ये आई थिंक आज 2 3 4 5 लवरीन अल्मेडा, तो तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है ना आज, यस सर। फिर पहले 2 लेक्चर तुम नहीं आई थी क्या, नो सर, एक्चुअली मैंने न्यू ज्वाइन किया है। ओके न्यू ज्वाइन किया, ओके चलेगा, ओके। तो ये समझ में आया ना तुम्हें, इसमें कुछ डाउट है क्या, नो सर, वीडियो लेक्चर्स देखे प्रीवियस लेक्चर्स के। ओके ओके चलेगा।
तो देखो ऐसे सॉल्व करना है तुम्हें। देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि तुम्हें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। right? ये किरचॉफ लॉ जो है ये अप्लाई करना आना चाहिए, तो ही तुम लोग जो है तो आंसर राइट परफेक्शन, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा right, उतना जो है तुम्हें इजी लगेगा ये। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, राइट। तो आज हम लोग ने ये किया है, और मैं तो चलेगा। तो आज हम लोग ने किरचॉफ लॉ खत्म किया, सेकेंड लॉ। तो इसका जो बाकी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन नेटवर्क जो है उसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन जो है व्हीटस्टोन नेटवर्क है, बीटा ब्रिज है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट, उसका एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है, फिर वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और ये जो है जो फेयरबुक जो है वो कंप्लीट करना और मेरे को बताना। आई थिंक ये 2 चैप्टर्स तो हो गए, अभी 3rd चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ये भी स्टार्ट कर दो लिखना। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही कंटिन्यू करते हैं। तो आज एंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बाय, गुड नाइट। सर रिकॉर्डिंग डाल देना आज। रिकॉर्डिंग क्या, कौन सा, ये जो पहले वाला क्या? हाँ सर, ये लेक्चर का। ओके ओके, चलेगा, मैं डाल देता हूँ, ये वाला भी डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।